नमस्कार। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ये अधिकार आखिर हैं किसके खिलाफ? मतलब जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हमें सुरक्षा किससे मिलती है? आज चलिए इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाई हमें बराबरी का हक है या अपनी बात रखने की आज़ादी है, तो ये मांग हम कर किससे रहे हैं? क्या सिर्फ सरकार से, या फिर इसका दायरा और भी बड़ा है? कौन है जो इन अधिकारों को मानने के लिए बाध्य है? इस पहेली का जवाब हमारे संविधान के सबसे जरूरी हिस्से पार्ट 3 के बिल्कुल दरवाजे पर ही रखा है, और उस दरवाजे की चाबी का नाम है अनुच्छेद 12। तो चलिए अब सीधा गोता लगाते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 12 आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 12 राज्य या द स्टेट शब्द की परिभाषा देता है। मतलब ये बताता है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में राज्य शब्द पढ़ेंगे तो उसका असली मतलब क्या होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस परिभाषा में आता कौन कौन है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि संविधान के हिसाब से राज्य के इस बड़े से दायरे में कौन कौन शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 12 राज्य को 4 हिस्सों में बांटता है। पहले 2 तो एकदम सीधे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, और दूसरा हर राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है तीसरे और चौथे पॉइंट से, यानी सभी लोकल और दूसरी अथॉरिटीज। यहीं पर आकर इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो जाता। तो सवाल यह है कि ये स्थानीय और अन्य प्राधिकरण है क्या भला? अच्छा, इसमें सोचिए, शहर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गांव की पंचायत, और तो और LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां, मतलब PSUs, ये सब इसमें आते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में, ये साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर सरकार का मजबूत कंट्रोल हो, चाहे पैसे का हो या मैनेजमेंट का, और जो सरकार के एक हाथ की तरह काम करे, उसे राज्य ही माना जाएगा। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसको इतना फैलाया क्यों गया? मतलब इतना बड़ा दायरा रखने की जरूरत क्या थी? एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। बिल्कुल सीधा और सिंपल मतलब है इसका। जहां भी किसी भी रूप में सरकार का कंट्रोल या अथॉरिटी है, वहां मौलिक अधिकार लागू होंगे। बात खत्म। कोई भी सरकारी कंट्रोल वाली बॉडी ये नहीं कह सकती कि हम पर ये अधिकार लागू नहीं होते। इसका मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सोचिए, एक तरफ है सरकार के कंट्रोल वाली पावरफुल संस्थाएं जिनके पास मनमानी करने की ताकत हो सकती है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 12 एक ढाल की तरह खड़ा है जो ये पक्का करता है कि लोगों के मौलिक अधिकार इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के खिलाफ भी महफूज रहें। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर राज्य की इस परिभाषा में आने वाली कोई भी बॉडी, फिर चाहे वो बिजली बोर्ड हो या कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, तो उसे सीधा कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चलिए तो फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं, खास तौर पे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम आएगा। तो 3 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी है। पहली, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। दूसरी, ये फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 का एंट्री गेट है। और तीसरी, सबसे जरूरी, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सरकारी कंपनियां, बोर्ड्स सब शामिल हैं जिन्हें कोर्ट्स सरकार का ही एक रूप मानते हैं। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, अनुच्छेद 12 ये पक्का करता है कि फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच सिर्फ सरकार तक ही नहीं, बल्कि सरकार के कंट्रोल में काम करने वाली हर एक छोटी बड़ी संस्था तक पहुंचे। तो अब ये तो साफ हो गया कि राज्य कौन है और उसे हमारे अधिकारों की इज्जत करनी ही होगी। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर यही राज्य कोई ऐसा कानूनी बना दे जो सीधा सीधा हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो? एक बहुत ही मजेदार सवाल है ना? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13, जिसे हम अपने अगले